हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट। स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास है बीए थर्ड सेम फर्स्ट यूनिट उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण, लोकतंत्र के आयाम, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भारतीय राजनीति को आकार देने वाले कारक, ये हमारी फर्स्ट यूनिट है बीए थर्ड सेम की। इसमें हम सबसे पहले स्टूडेंट ये समझेंगे कि भारत में लोकतंत्र क्या है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो क्या है, उसे समझने का हम प्रयास करेंगे। तो भारत में सर्वप्रथम जो रहा था ब्रिटिश काल रहा। ब्रिटिश काल में जब लोकतांत्रिक व्यवस्था स्टार्ट हुई तो तभी से स्पष्ट होने लगा कि हमारे आने वाले समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में होने वाली है। महात्मा गांधी ने 1922 में कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। इससे स्पष्ट हो रहा है उनके कथन से कि आने वाले समय में जो भी शासन होगा वो भारतीय जनता के द्वारा और उनकी इच्छा के द्वारा ही होगा। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपने उस उद्देश्य जो प्रस्ताव रखे थे उनमें भी इन बातों को रखा था। किन बातों को? कि भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र और पूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा, यानी कि जनता का उसमें हस्तक्षेप होगा। जो भी शासन होगा उसमें जनता का हस्तक्षेप होगा। लोकतंत्र ही प्रजातंत्र की एकमात्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता के प्रतिनिधि शासन कार्यों का संचालन करते हैं। जिन्हें जनता चुन करके शासन के लिए नियुक्त करती है वो ही उन सामाजिक या सरकारी कार्यों का संचालन करते हैं। जितने भी सरकार के शासन के कार्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, इसमें हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि यदि प्रतिनिधि योग्य नहीं होते तो जनता को यह अधिकार होता है कि वह अगले चुनाव में अपना प्रतिनिधि उसे ना चुने। अगर ऐसा लगता है कि जो हमारा प्रतिनिधि है वो हमारे कार्य करने के योग्य नहीं है तो जनता को यह अधिकार है कि वह उसे अगले चुनाव में प्रतिनिधि ना चुने। इसमें अधिकांश व्यक्तियों के हितों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अब आता है कि लोकतंत्र के कितने प्रकार हो सकते हैं, उससे क्या तात्पर्य हो सकता है, उसकी क्या परिभाषा है। तो लोकतंत्र से हमारा तात्पर्य राज्य की व्यवस्था के साथ साथ समाज की व्यवस्था से भी होता है। लोकतंत्र अंग्रेजी पर्यायवाची डेमोक्रेसी से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जनता की शक्ति। ग्रीक भाषा के डेमोस अथवा क्रेसिया दो शब्दों से मिलकर इस शब्द का अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ जनता तथा शक्ति होता है। लोकतंत्र के कार्य की व्याख्या तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसका संबंध आर्थिक, शासन, राज्य तीनों रूपों में ना समझ लिया जाए जिससे उसकी अभिव्यक्ति होती है। अब आता है शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी काम काजों में अपने प्रतिनिधित्व को चुन करके उससे अपने हित की पूर्ति के लिए कार्य कराती है। अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों को चुनकर जनता अपने विशेष हित की दृष्टि से उन्हें चुन करके भेजती है। लोकतंत्र शासन की कुछ विशेषताएं। लोकतंत्र शासन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है या जनता का शासन होता है। इसमें जो प्रतिनिधि है जो है उसमें उसका जो अवतार है या उसकी जो नियुक्ति है वो दैवीय नहीं है, उसका आधार लौकिक है। लौकिक से मतलब है कि उसका निर्माण जनता के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, लोकतंत्र सामाजिक हितों का संरक्षण करता है। जनता स्वयं अपने हितों की बागडोर, अपने हितों के संरक्षण की बागडोर अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हाथों में सौंपती है और सरकार को जनता के हितों की रक्षा के लिए, उनकी उन्नति के लिए उस कार्य को करने को अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि मुझे जनता का संरक्षण करना, उसके हितों की रक्षा करना, सरकार को ऐसा अपना कर्तव्य समझना चाहिए।
और उनका पालन भी करना चाहिए, अन्यथा उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शासन के प्रकार के रूप में जनता ही लोकतंत्रीय शासन को अस्तित्व में लाई है और उसे ही अपने हितों की रक्षा हेतु उसने नियुक्त किया है, और वह व्यक्ति जिसे जनता ने चुना है वह जनता की इच्छा अनुसार ही अपने पद पर रह सकता है, या यूं कहें कि पदासीन रह सकता है। अब आता है लोकतंत्र की परिभाषाएं। प्राचीन ग्रीक विद्वानों के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें बहुतों का प्रकार हो। ठीक है, जिसमें बहुतों का फायदा हो, बहुतों के हितों की रक्षा हो सके। अरस्तु कह रहे हैं लोकतंत्रीय शासन विकृत तंत्र होता है, और इस प्रकार के शासन को उन्होंने पॉलिटी का विकृत रूप माना है। विकृत रूप होता है कटा हुआ, बटा हुआ। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को हम क्लियर करना चाहें कि विकृत क्या होता है या बटा हुआ क्या होता है, यहाँ क्या बट रहा है, यहाँ क्या बिखर रहा है, तो शासन जो है वो एक तरीके से नहीं चलता, उसको विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। जो अधिकार हैं, जो शक्तियां हैं, जो कार्य करने की क्षमताएं हैं, उनका विभाजन क्षमताओं के अनुसार, अधिकारों के अनुसार दिया जाता है। जैसे केंद्र सरकार अकेले शासन पूरे भारत पर नहीं कर सकती, इसलिए उसने राज्य सरकारों को उनके अधिकारों में बांटा, उन्हें विभाजित किया, ताकि राज्यों की सरकारों में अधिकार बंट सके और उनका पालन हो सके। अब राज्य सरकार आई तो उसमें भी ये हुआ कि एक साथ पूरे उसकी व्यवस्था कैसे बनेगी, तो ग्राम पंचायतें बनी, नगर पालिकाएं बनी। ठीक है, अधिकारी लोग बनाए गए, उनको उनके अधिकार सौंपे गए, उनके क्षेत्र सौंपे गए। तो इसको क्या कहते हैं हम, राजनीति का या लोकतंत्रीय शासन का विकृत रूप, और इसीलिए इसे विकृत तंत्र भी कहा जाता है। फिर आता है डायसी के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग हो। अब्राहम लिंकन कह रहे हैं कि लोकतंत्र शासन वह शासन है जिसमें शासन जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा होता है, या यूं भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए शासन होता है। ये सभी परिभाषाएं पूर्ण रूप से लोकतंत्र को स्पष्ट नहीं करती, उसमें से अधिकतर परिभाषाएं शक्ति के आशय को दृष्टि में रखकर ही की गई हैं, शक्ति को केंद्रीकृत करके ही ये परिभाषाएं दी गई हैं। अतः राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र व्यवस्था से तात्पर्य उस राज्य से होता है जिसमें संपूर्ण शक्ति जनता के हाथ में होती है और वह उसका उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार कर सके, और उसका उपयोग वह किस प्रकार करती है कि सरकार को निर्वाचन और राजनीतिक मांगों के रूप में अपना अंतिम नियंत्रण करके रखती है। यानी कि एक तो निर्वाचन की जो शक्ति है वो जनता के हाथ में है, अगर कोई भी सरकार जनता की मांगों की पूर्ति नहीं कर पाती है तो निर्वाचन के द्वारा जनता उसे अपनी शक्ति का आभास करा सकती है। ठीक है, हर्नाशाह कहते हैं कि लोकतंत्र राज्य साधारणतः वह है जिसमें संपूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से जनता के हाथ में होती है, जिसमें जनता शासन संबंधी मामलों पर अपना अंतिम नियंत्रण रखती है तथा यह निर्धारित करती है कि राज्य में किस प्रकार का शासन स्थापित किया जाए। ठीक है, लोकतंत्र शासन की विधि नहीं है, अपितु वह सरकार को नियुक्त करने, उस पर नियंत्रण करने तथा उसे पद से हटाने की एक विधि भी है। ठीक है, अभी जनता क्या चाह रही है, जनता चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी हम पर शासन करे, वह एक कार्यकुशल नेता हैं, उनकी नीतियां अच्छी हैं, उनके शासन में हम सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हमारी सभी मांगों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। तो जनता के दिमाग में अभी जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि हमें ये सरकार रखनी है, ये बहुत अच्छे से कार्य कर सकती है, तो अभी तक है। लेकिन जिस टाइम जनता को ऐसा लगेगा कि ये हमारे हित की दृष्टि से कार्य नहीं कर रहे तो उनको हटाने की भी शक्ति जनता के पास है। फिर आता है समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र से उस समाज व्यवस्था का बोध होता है या ज्ञान होता है
जिसमें प्रत्येक मानव का मूल्य किसी अन्य मानव के मूल्य के बराबर है। यानी कि सब जितने भी मानव हैं वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, वर्ग के हों, किसी भी कलर के हों, यानी कि गोरा काला इसमें कोई भेद नहीं है। कितनी भी उनके पास संपत्ति हो, कम हो ज़्यादा हो, उनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं होगा। सभी को समान अवसर उपयोग करने की समान अधिकार होंगे। सभी प्रकार के अवसरों का वह समान रूप से उपयोग कर सकेंगे। व्यक्ति के व्यक्तित्व के मूल्य की समानता लोकतंत्र समाज का आधार है। ठीक है, डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा, यह जीवन का एक ढंग है, यह एक मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति का सुख किसी भी अन्य व्यक्ति के सुख के बराबर महत्वपूर्ण है तथा किसी को भी अन्य किसी के सम्मुख साधन नहीं समझा जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के सामने साधन नहीं समझा जाएगा कि अगर उसके पास कम पैसा है, कम धन है, तो उसे कम समझा जाए। अतः आदर्श लोकतंत्रीय समाज में मनुष्य के जीवन की सभी पहलुओं में समानता होनी चाहिए। अब आता है व्यक्तिवादी लोकतंत्र। ये लोकतंत्र के प्रकार बताए जा रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र के प्रकार बताए जा रहे हैं कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। व्यक्तिवादी लोकतंत्र, यह लोकतंत्र का ऐसा प्रकार है जो प्राचीन है, जिसके उदाहरण के रूप में हम इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस आदि के पूर्ण लोकतंत्र को ले सकते हैं, जिसमें सामूहिक रूप से पश्चिमी लोकतंत्र में कहा जाता है कि लोकतंत्र की यह विशेषता है वहां के कि इसमें व्यक्ति के रूप, रंग, उसके धन आदि को न देखकर केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व पर ही ध्यान दिया जाता है और उसका जो निर्वाचन होता है उसके व्यक्तिगत गुणों के कारण होता है। इसका एक उदाहरण है बराक ओबामा। अश्वेत होते हुए भी वहां की जनता ने उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर उसे निर्वाचित किया था और उसे अपना बहुमत प्रदान किया था और अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति के अनुसार शासन का जो भी रूप हो उसे मान्य समझा जाएगा। यानी कि जब जनता ने उन्हें निर्वाचित किया तो वह सभी के लिए मान्य था। इसे कहते हैं व्यक्तिवादी लोकतंत्र। अब आता है साम्यवादी या समाजवादी लोकतंत्र। लोकतंत्र के इस स्वरूप में हम जो उदाहरण ले सकते हैं वो ले सकते हैं चीन, सोवियत रूस जैसे आदि साम्यवादी देशों को। यह शासनों का मुख्य आधार मार्क्सवादी विचारधारा है। ठीक है, और यह पश्चिमी लोकतंत्र के माथे पर एक प्रकार से शासन के नाम पर कलंक है, क्योंकि उस व्यवस्था में शासन पर केवल शासन संबंध वर्ग का ही नियंत्रण होता है। यानी कि जो शासन कर रहे हैं उसी शासक वर्ग का नियंत्रण उस पर होता है। शक्तियों का उपयोग, विधि का निर्माण, सेना, पुलिस, वर्ग सभी का पोषण तो वो करते हैं, परंतु साधन संपन्न वर्ग अपनी शक्तियों का प्रयोग ऐसे समाज के हित साधन संबंधी लोगों के लिए करता है और जो वर्ग रहित हों इसके लिए उनके द्वारा स्थापित लोकतंत्र व्यवस्था की स्थापना आवश्यक है। और वही सच्चा लोकतंत्र है कि जो लोकतंत्रीय शासन है उसमें सत्ता किसी एक वर्ग के हाथ में नहीं हो सकती, संपूर्ण जनता के हाथ में होनी चाहिए, जब भी सच्चा लोकतंत्र वह कहलाएगा। जिस लोकतंत्रीय शासन में जनता पूर्ण रूप से शामिल रहती है वही सच्ची लोकतंत्रीय व्यवस्था कहलाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शासन के अनेक रूप अपने लोकतंत्रीय होने का दावा करते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ राजनीतिक शास्त्री यह भी मानते हैं कि लोकतंत्रीय दावे को चुनौती नहीं दी जा सकती। लोकतंत्र के दो प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, लोकतंत्र के जो प्रकार बताए गए हैं वो दो हैं। वो क्या हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, इस व्यवस्था में प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है इस व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक मामलों में भागीदारी लेती है, नीति निर्माण करती है, कानून बनाती है, उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। राज्य की इच्छा का निर्माण, स्पष्टीकरण जनता के द्वारा सार्वजनिक सभाओं में किया जाता है। ठीक है, वहां जनता जब आवश्यकता होती है तभी एकत्र होते हैं
और कोई भी निर्णय एक खुले मैदान में एकत्र होकर लिए जाते हैं। और इसका जो उदाहरण है, स्पष्ट उदाहरण है, स्विट्जरलैंड में है। वहां जब भी कोई चुनाव होता है, कोई संशोधन होता है, कोई कानून निर्माण होता है, तो जनता एक खुले मैदान में एकत्र होती है और स्पष्ट रूप से अपने विचार रखती है और तब जाकर के वहां कोई व्यवस्था बनाई जाती है। यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें स्विट्जरलैंड में देखने मिलता है, जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वहां अगर कोई सरकार चुनी जाती है तो जैसे अपने यहाँ बैलेट पेपर पे होता है या ईवीएम से चुनाव होता है, वहां ऐसा नहीं है। वहां खुले मैदान में जनता एकत्र हो जाती है और अपने प्रतिनिधि के पक्ष में हाथ उठा करके वहां पर चुनाव पद्धति का या कोई संशोधन होना होता है तो उसका फैसला किया जाता है। अब आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। छोटे राज्यों में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव हो सकता है, परंतु बड़े राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र असंभव है, क्योंकि इसमें इतनी जो विशाल जनता है उसको एक जगह एकत्र करना बहुत ही मुश्किल होता है। शासन संबंधी कुछ विशेष नीति निर्माण व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकती जहां संख्या ज्यादा हो। तो ठीक है, इसमें जनता की स्वीकृति के लिए कोई भी बिल प्रस्तुत किया जाता है जिसे लोक निर्णय कहा जाता है। लोक निर्णय भी दो प्रकार के होते हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक। एक तो होता है कि अनिवार्य है इस पे आपका मत देना, और एक होता है ऐच्छिक, आपकी इच्छा है, आप इस पे अपने विचार व्यक्त करें ना करें। अब आता है कि लोकतंत्र के गुण। ठीक है, लोकतंत्रीय शासन की प्रशंसा और बुराइयां समान रूप से समय समय पर की जाती हैं। जिस उत्साह और बल के साथ इसकी प्रशंसा की जाती है उतनी ही कड़ी आलोचना भी इस व्यवस्था की जाती है। जिन आधारों पर हम लोकतंत्र की प्रशंसा करते हैं वो निम्न प्रकार हैं। ठीक है, अब इसमें आता है, सबसे पहला जो आता है, लोकतंत्र लोक कल्याण के प्रति सजग। लोकतंत्र के प्रमुख जो सबसे ज्यादा प्रमुख गुण है वो ये है कि इसके अंतर्गत शासनकर्ताओं से यह आशा की जाती है कि वह लोक कल्याण संबंधी कार्य करेंगे या उसके प्रति सजग रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे। इस अवस्था में जो शासनकर्ता होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, इसीलिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और वे शासन का संचालन जनता के हित में करते हैं। लोकतंत्र में शासन को जनता की इच्छाओं के प्रति, जो शासक है उसे जनता की इच्छा के प्रति सजग रहना होता है या पड़ता है। उसके प्रश्नों को ध्यान में रखकर ही प्रत्येक कार्यों को करना पड़ता है और उनकी समस्याओं को दूर करना पड़ता है, और प्रत्येक का जो उसका है जो कार्य है वो लोक कल्याण के लिए ही होता है। नंबर 2 आता है सर्व उन्मुख शिक्षा। लोकतंत्र का महत्वपूर्ण गुण यह है कि जनता को सभी क्षेत्रों का ज्ञान होना चाहिए। जनता के मतलब जनता को शासन संबंधी जितने भी राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रकार की शिक्षाएं शासक के द्वारा प्रदान की जाए, ताकि वह यह समझ सके कि जो भी कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो उसके हित की दृष्टि से है या नहीं है, उसका क्या प्रभाव हो सकता है, और वह अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सजग रहे। फिर आता है नंबर 3 देशभक्ति का स्रोत। लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो गुण यह है कि यह जनता में देशभक्ति जागृत करती है। जिसके लिए लोग कार्य करते हैं उसके प्रति उनका लगाव भी हो जाता है। लोकतंत्र में लोग देश के प्रति अक्सर कार्य करते हुए पाए जाते हैं, अतः उन्हें देश से लगाव हो जाता है। लोकतंत्र में लोग अपने देश से प्रेम करना सीखते हैं और देश को ही अपना भाग्य भी समझते हैं। नंबर 4 आता है क्रांति से सुरक्षा। लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा गुण है वो यह है कि शासन का संचालन जनता के हाथ में होता है, जिस कारण इसमें क्रांति की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि जनता द्वारा निर्वाचित शासक जनता की इच्छा अनुसार कार्य करता है, अतः स्वाभाविक है कि लोगों को उससे कोई शिकायत नहीं होती है। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन होता है, अतः
यहाँ क्रांति हो ही नहीं सकती। ठीक है। फिर आता है समानता का आदर्श। लोकतंत्र व्यक्ति की समानता के आदर्श पर आधारित है। इसके सिद्धांतों के अनुसार यह विचार अस्वीकार्य है कि कुछ लोग संसार में शासन करने के लिए तो कुछ लोग शासित होने के लिए आते हैं। यह शब्द किसने कहा है? अरस्तु ने। अरस्तु कहते हैं कि कुछ लोग का जन्म जो होता है वो शासन करने के लिए होता है और कुछ लोगों का जो जन्म होता है वो गुलाम बनने के लिए होता है। जो शासन करने के गुण हैं व्यक्ति में जन्मजात होते हैं, वह किसी के द्वारा भी किसी को नहीं सिखाए जा सकते। लेकिन लोकतंत्र में यह जो मान्यता है वो मान्य नहीं होती, उनका कोई मूल्य नहीं होता। लोकतंत्र के अनुसार सभी व्यक्ति समान होते हैं, सभी के हितों की समान रक्षा की जानी चाहिए, सभी को समान अवसर दिए जाने चाहिए, शासन के कार्यों में भी सभी समान रूप से भाग ले सकते हैं और सभी को शासन के लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा लोकतंत्र के दोष। जितनी भी लोकतंत्र की प्रशंसा होती है उतनी भी आलोचना भी होती है। कुछ विचारकों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि लोकतंत्र का अब कोई उपयोग नहीं रहा है, उसके दिन अब व्यतीत हो चुके हैं। इन दोषों के कारण कुछ निम्न बिंदुओं पर लोकतंत्र की आलोचना की जाती है। आता है अयोग्यता का आदर्श या असमानता। आलोचकों ने लोकतंत्र को अयोग्यता का आदर्श माना है। शासन की अक्षमता का सबसे बड़ा जो कारण है वो यह है कि लोकतंत्र में अयोग्य व्यक्तियों का शासन ज्यादा होता है। लोकतंत्र में गुण की अपेक्षा दोष अधिक दिखाई देते हैं। इसमें केवल मतों की गिनती होती है, उन्हें तोला नहीं जाता, अर्थात केवल सभी के मत का महत्व समान माना जाता है। परंतु वास्तविकता यह है कि मतदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को देखने की योग्यता समान नहीं होती। ठीक है। अधिकांश जनता यह नहीं समझती कि देश का वास्तविक और स्थायी हित क्या है। प्राय लोग अपने स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सार्वजनिक हितों के स्थान पर एक वर्ग के हितों की साधना होती है। ठीक है। इससे असमानता या अयोग्यता फैलती है। फिर आता है नंबर 2, दल प्रणाली का अधिकतर प्रभाव। आज के वर्तमान राजनीति में दल उस कार्यक्रम के मंच पर न रहकर नेताओं के अखाड़ों तक पहुंच चुका है, जो भाषण देने में चतुर, लोगों को बहकाने में, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में सफल होते हैं। चुनावों के दौरान दो दल एक दूसरे पर इतनी आलोचना, इतने आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि चुनाव में विजय के लिए सच की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। झूठे प्रचार द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। योग्य व्यक्तियों की अनावश्यक बुराई की जाती है। योग्य व्यक्तियों को असमर्थ बताया जाता है। इस कारण शासन का रूप लोकतंत्रीय न होकर दलीय तंत्र होता जा रहा है। एक नेता अपने आप को योग्य बताने के लिए सामने वाले को अयोग्य घोषित करने पर जितना भी हो सकता है इतने आरोप प्रत्यारोप लगाता है। फिर आता है धनवानों का शासन। लोकतंत्र के विषय के रूप में कहा जाता है कि जिसमें अमीर, गरीब, ऊंच नीच सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखा जाए, परंतु वास्तविकता यह है कि केवल धनवान व्यक्ति शासन करते हैं, वही शासक होते हैं, वही लोकतंत्र का आधार निर्धारित करते हैं, वही अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को चला रहे होते हैं। जो धनी और साधन संपन्न होते हैं, जो व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ना चाहता है, वह व्यक्ति जो धनी है, साधन संपन्न है और एक बहुत बड़ी रकम चुनाव पर खर्च कर सकता है, पैसा दे सकता है पार्टी को, उसे बड़ी आसानी से किसी भी दल में भागीदारी मिल जाती है। उसके द्वारा खर्च किया हुआ धन किसी प्रकार वापस मिले, इसकी चिंता में वह कई अनुचित कार्य भी करता है, जिसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र में शक्ति धनिक वर्ग के हाथ में पहुंच जाती है और धनिक तंत्र लोकतंत्र बन जाता है। फिर आता है अनुत्तरदायी शासन। लोकतंत्रीय शासन व्यवहारिक रूप से अनुत्तरदायी होता है। लोकतंत्र यदि व्यवहार में उत्तरदायी शासन हो तो उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। इसमें प्रभुसत्ता निहित मानी जाती है।
शासन करने वाले लोग यदि परवाह करते हैं तो केवल उन लोगों की करते हैं जो विधायक होते हैं और जो केवल उनकी आवश्यकताओं व हित की पूर्ति के लिए कार्य में लगे होते हैं। इस प्रकार अब आप ये कहेंगे हित के कार्य में जो विधायकों के नीचे उनकी चमचागिरी कर रहे होते हैं, सब प्रथम उनकी ही किसी बात पर सुनवाई होती है। साधारण जनता के कार्यों की सुनवाई उतनी जल्दी नहीं हो पाती। इस प्रकार लोकतंत्रीय शासन में एक दलीय या गुट अधिनायक तंत्र हो जाता है और व्यवहारिक दृष्टि से शासन अनुत्तरदायी होता है। नंबर 5 आता है शासन की भ्रष्टता। लोकतंत्रीय शासन का एक अन्य दोष यह भी है कि इसमें शासन भ्रष्ट हो जाता है। अक्सर देखा जाता है कि निर्वाचन में जिन लोगों ने शासन दल की मदद की होती है उनको शासन की ओर से अनेक प्रकार की मदद या सहायता प्रदान की जाती है, बल्कि उन व्यक्तियों के संबंधियों को बड़ी बड़ी नौकरियां भी, व्यवसाय, अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। उन्हें अनेक प्रकार के लाभ सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप केवल वही काम होते हैं जो दल के लोग चाहते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो देश के हित में भी नहीं होते हैं। अतः वे वास्तविक हित में भी शासन नहीं कर सकते। अगर वो चाहें भी तो शासन नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान उन्हें सहायता प्रदान की होती है वो उनके कार्यों को प्रभावित करते हैं। फिर आता है राजनीतिक शिक्षा की अहम भूमिका। लोकतंत्र से जनता को शिक्षा मिलती है, परंतु यह एक कोरा वहम है कि लोकतंत्र से राजनीतिक शिक्षा मिलती है। व्यवहार में राजनीतिक शिक्षा के स्थान पर जनता को गलत शिक्षा प्रदान की जा रही है। निर्वाचन के समय में राजनीतिक समस्याओं को जिस प्रकार से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है वह जनता को राजनीतिक शिक्षा देना तो दूर अपितु यह प्रयत्न होता है कि प्रत्येक बात को जनता के सामने कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाए, जनता को किस प्रकार से मूर्ख बनाया जाए और उन्हें अपने पक्ष में मत देने के लिए किस प्रकार से तैयार किया जाए। कुछ तो जाति धर्म की दुहाई देते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और इस प्रकार जनता को राजनीतिक शिक्षा के स्थान पर केवल कुशिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात आ रही है आयाम सामाजिक। लोकतंत्र में जनता को जो शासन है वो ऐसा कार्य करे कि उसके सामाजिक स्तर का भी ध्यान रखे। ठीक है, उसके किस प्रकार से उसके जीवन की व्यवस्था की जाए, किस प्रकार से वो जीवन यापन कर रहा है, उसकी व्यवस्था जो करी जा रही है वो शासन के द्वारा होती है। दूसरा होता है आर्थिक। लोकतंत्र के और नंबर 2 पे आता है आर्थिक। लोकतंत्र के आयाम में नंबर 2 आता है आर्थिक। आर्थिक से मतलब है कि जो लोकतंत्र में शासन कर रही सरकार है वो ये जनता के आर्थिक स्तरों का भी ध्यान रखे कि किस प्रकार से आर्थिक स्तर पर जनता के कार्य किया जाए। आता है राजनीतिक। राजनीतिक में आता है कि किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं शासन व्यवस्था में की जाए, राज्य में की जाए, निर्वाचन किस प्रकार से हो, निर्वाचन की किस प्रकार की व्यवस्था हो, किस प्रणाली के अंतर्गत निर्वाचन किया जाए, यह सब जो व्यवस्था होती है वो राजनीतिक आयाम के अंतर्गत होती हैं। अब आता है लोकतंत्र के जो हमने दोष बताए थे उसमें सुझाव क्या हो सकते हैं। तो सुझाव हो सकता है कि दल बदल की राजनीति पर रोक लगाई जाए, कि कम से कम दल रखे जाएं जिससे कि दल बदल की जो राजनीति होती है उस पर रोक लगाई जाए, या दल बदली जो कर रहे हैं सदस्य उनकी सदस्यता भंग की जाए, दलों की संख्या में कमी की जाए। हमारे भारत में क्या हो रहा है कि कोई भी नया दल कभी भी खड़ा हो जाता है, 10-15 लोग मिले और एक दल का निर्माण कर लिया, तो ये लोग जो क्या होते हैं चुनावी समीकरण बिगाड़ते हैं और चुनाव के समय में एक अच्छी सरकार को बनने से ये लोग रोकते हैं। ठीक है, शासन में पारदर्शिता होनी चाहिए। कर्मचारियों में यह धारणा पैदा की जाए कि वह जनता की सेवा के लिए कार्यरत हैं और उन्हें जनता की सेवा करनी चाहिए। प्रशासन पर प्रभावी संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जाए। जो शासन करने वाले लोग हैं उन पर केंद्र का प्रभाव होना चाहिए। मतदाताओं में राजनीतिक चेतना जागृत करनी चाहिए कि उन्हें एक कुशल योग्य शासक का चुनाव करना है और उसे उम्मीदवार बनाना है, न कि धर्म जाति और लिंग के अनुसार या अपने किसी राजनीतिक पकड़ के अनुसार। चुनाव प्रणाली में धन प्रयोग पर
रोक लगनी चाहिए, क्योंकि यह जो व्यक्ति होते हैं यह अपना प्रभाव बनाते हैं और एक अयोग्य व्यक्ति को शासन कराते हैं। अपराधी प्रकृति के व्यक्तियों में जो हैं अपराधी प्रकृति के, उन्हें चुनाव में खड़े होने से रोकना है और मतदान निश्चित समय पर ही हो। ठीक है, ये सब सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, आता है भारत में लोकतंत्र का भविष्य। भारत में लोकतंत्र के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, जैसे कि आतंकवाद है, गरीबी है, अशिक्षा है, क्षेत्रवाद है, संकीर्णता है, बेरोजगारी है, जनसंख्या की अधिकता है, धार्मिक उन्माद है, धार्मिक जो आजकल चल रहा है, धर्म के आधार पर एक दूसरे को भड़काना। ठीक है, भाई भतीजावाद है। इन सब चुनौतियों का किस प्रकार से जनता और शासन मिलकर के मुकाबला करते हैं और इन्हें किस हद तक कम किया जा सकता है, इसके लिए हमें जनता और शासन वर्ग दोनों को एकजुट होकर इनमें कमी लानी होगी। हमें कमर कसनी होगी कि इन सब समस्याओं से किस प्रकार लड़ा जाए और इनसे कैसे ऊपर उठकर सामाजिक स्तर के लिए कार्य किए जाए। प्रशासन में पारदर्शिता लानी होगी और दूसरा कि हम जो जितनी भी सैनिक क्रांतियां हो चुकी हैं उन सब से हम बचें। भारत में मजबूत लोकतंत्र की जड़ें यदि स्थापित करनी है तो इन सब बाधाओं को दूर करके हमें इससे ऊपर उठ करके कार्य करना होगा। तो स्टूडेंट, ये आपका जो फर्स्ट यूनिट थी ये क्लियर हुई है। अगर इसमें आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट बाय।